नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, राज्य में चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज 30 साल बाद भी लालू बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं और बिहार की राजनीति आने वाले चुनाव में उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर क्या कारण है कि विकास पुरुष सुशासन बाबू कहलाने वाले नीतीश कुमार लालू की जंगल राज का राग अलाप रहे हैं और वे अपने विकास गाथा को नहीं सुना रहे? ये बात तब है जब लालू जेल में बंद हैं, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उनके साथ गुलबंद हैं और राजनीतिक जानकार कहते हैं ये लालू के सामाजिक न्याय की वजह से हैं। हमारे साथ मजदूर नेता विश्वनाथ सिंह जी हैं। आइए उन्हीं से विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्यों लालू आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी जैसे उनके धूर विरोधी के पसीने छूट रहे हैं। रैड नेटवर्क में आपका स्वागत है सर। हम अपने तरफ से और अपने संगठन के तरफ से रेड न्यूज़ नेटवर्क का स्वागत करते हैं कि आपने इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए मुझे समय दिया। सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिर क्या वजह है कि लालू आज भी बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं, जबकि वो जेल में हैं? और क्या आप मानते हैं कि नीतीश जी और रामविलास पासवान जी जैसे नेता कहीं ना कहीं उनके सामने बौने हैं? बिहार की राजनीति में लालू जी इसलिए प्रासंगिक थे, हैं और रहेंगे कि बिहार जैसे सामंती प्रदेश में जहां गरीबों, मजलूमों, दबे कुचले लोगों, SC, ST, OBC के सामाजिक न्याय की लड़ाई, जिसे बिहार में कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू ने शुरू किया था, और उसके पहले बिहार के वामपंथी दलों ने भी सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का संघर्ष चलाया था। लेकिन पहली बार व्यापक फलक पर सामाजिक न्याय की बात लालू जी के ही ज़माने में आई, क्योंकि इसके 2-3 कारक हैं। लालू जी के साथ सत्ता का सहयोग था। उस समय पूरे भारतवर्ष का जो राजनीतिक परिवेश था, उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू किए जाने के कारण एक राजनीतिक वातावरण भी उनके सामाजिक न्याय के पक्ष में था। और तीसरी बात कि बिहार जैसे आज का जो अर्धसामंती परिवेश का राज्य है, उसमें लालू जी जिस समुदाय से आते हैं, उस समुदाय की जनसंख्या और उनकी दबंगियत और उनके साथ शक्ति के साथ खड़े होने के कारण भी लालू जी ने पहली बार बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई को घर घर तक पहुंचाया। और जो कमज़ोर तबके के लोग थे, उन लोगों में आत्मविश्वास जगाने का काम, उन लोगों को जुबान देने का काम लालू जी ने किया। इसलिए लालू जी प्रासंगिक थे, प्रासंगिक हैं और प्रासंगिक रहेंगे। लेकिन जो पिछड़े वर्ग की राजनीति का उभार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समय से शुरू हुआ, जिन्होंने ये नारा दिया, लोहिया जी ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, और बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव बाबू ने नारा दिया कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। लेकिन वे लोग, ये जो सिस्टम है, ये जो तंत्र है, जो पूंजीवादी सिस्टम है, इस पूंजीवादी सिस्टम में वो हक और हिस्से की बात उन लोगों ने कहा। और पूंजीवादी सिस्टम में हक हिस्सा लेकर के, और यदि कोई आमूल चूल परिवर्तन की लड़ाई किया जाएगा तो वही होगा जो लालू जी के साथ हुआ है, वही होगा जो जगदेव बाबू के साथ हुआ है। आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए हमको राज सत्ता पर कब्जा करना होगा,
हमको उत्पादन के साधनों पर कब्जा करना होगा और तब जाकर के हम कोई आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। जहाँ तक नीतीश जी और रामविलास पासवान की बात है, तो नीतीश जी और रामविलास पासवान को मैं सामाजिक न्याय का योद्धा नहीं मानता हूँ। जो पिछड़ों में, गरीबों में लालू जी ने जो राजनैतिक भूख पैदा किया, जो उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के दौरान जो उन लोगों में राजनीतिक भूख पैदा हुआ, उस राजनीतिक भूख को, सबके राजनीतिक भूख को राजनीतिक पद दे करके मिटाने में वे सक्षम नहीं हो पाए। उसी का फायदा उठा करके नीतीश जी ने पिछड़ों को पिछड़ा और अति पिछड़ा में बांट करके और पंचायत में आरक्षण दे करके उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को कुछ स्तर तक पूरा करने का उन्होंने प्रयास किया, जिससे अति पिछड़ा उनके साथ जुड़ा। लेकिन नीतीश जी और रामविलास जी सामाजिक न्याय के योद्धा नहीं हैं, वो व्यवस्था से जुटे हुए हैं। लालू जी चूंकि आर्थिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ पाए, नहीं लड़ने के कारण और इस सिस्टम पर उनका कब्जा नहीं हुआ, तंत्र पर कब्जा नहीं था, राज सत्ता पर कब्जा नहीं था, बल्कि इसी राज सत्ता में उनकी हिस्सेदारी थी और आर्थिक न्याय की लड़ाई वो शुरू कर पाते, उसके पहले ही वो व्यवस्था के षड्यंत्र के शिकार हो गए और वो जेल में चले गए। लेकिन राजनीति में कोई जिंदा मुद्दों के आधार पर रहता है। राजनीति में जिंदा जेल में रहें या बाहर रहें, आदमी जिंदा रहे या आदमी मर जाए, राजनीति में जिंदा रहता है, वो मुद्दों के आधार पर जिंदा रहता है। इसलिए जब तक सामाजिक अन्याय बिहार में बरकरार रहेगा, तब तक लालू जी राजनीति के केंद्र में बरकरार रहेंगे, चाहे वो ये कड़े मार्ग में रहें या जेल में रहें या कहीं भी रहें। आपने कहा कि नीतीश जी और रामविलास पासवान जैसे लोग जो है बांटने का काम किया, बांट करके, तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने वोट की राजनीति की, सामाजिक न्याय की राजनीति नहीं की? उन्होंने विशुद्ध वोट की राजनीति की। वैसे लालू जी के द्वारा भी सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ी गई, वो एक सामाजिक संघर्ष के साथ साथ एक वोट की राजनीति भी थी, लेकिन केवल वोट की राजनीति नहीं थी। और इन लोगों के लिए ये केवल वोट की राजनीति है, क्योंकि ये दोनों जगह पैर रखे हुए हैं। एक तरफ ये अति पिछड़ा की भी बात करते हैं और दूसरे तरफ जो अति पिछड़ा और पिछड़ा के हक को मारने वाले हैं, उनके साथ भी इनका गठबंधन है। जो भारतीय जनता पार्टी, जिसका पितृ और मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो हिंदुत्व और हिंदू राज लाने की बात करता है, तो हिंदू का कानून की पुस्तिका मनुस्मृति है और उस मनुस्मृति में शूद्र को, महिला को धन रखने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है, उसको पढ़ने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है, उसको वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त नहीं है, मंदिर में जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, उसको जमीन जायदाद पैसा रुपया रखने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है। तो जो व्यक्ति हिंदुत्व लाने की जो संस्था बात करती हो, जो मनुस्मृति, भारत के संविधान के बजाय मनुस्मृति को मानने की बात पहले कहा, आज उसको हिडन रूप से मान रहा है, उसके साथ राजनीतिक रूप से चलने वाला व्यक्ति किस तरीके से सामाजिक न्याय के संघर्ष का योद्धा हो सकता है? यह जो घोटाले हुए वो न सिर्फ लालू जी के रीजन में हुए, बल्कि इस मौजूदा सरकार के रीजन में हुए, सृजन घोटाले हुए, कई ऐसे घोटाले के नाम आते हैं। स्टीमिट घोटाला की बात होती है कि बड़े पैमाने पे जो है वो जो सड़कें बनी, पुल पुलिया बने, उनके मतलब चौगने दाम लगाए गए। तो स्टीमिट घोटाला की आखिर क्या वजह है कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव को जेल में जाना पड़ा, दूसरी तरफ से 15 साल के शासनकाल में तमाम घोटाले की बात तो हुई, लेकिन किसी के खिलाफ चार्जशीट दायर तक न हुई, जांच आगे तक बढ़ी ही नहीं। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? लालू प्रसाद सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन के प्रतीक थे और उन्होंने राज सत्ता से समझौता नहीं किया। राज सत्ता से समझौता नहीं करने के कारण उनके खिलाफ जांच आयोग बैठा
और उन पर कार्रवाई हुई, वो जेल गए। वर्तमान सरकार के राज में घोटालों ने संस्थागत रूप ले लिया है। घोटाला लालू जी की तुलना में कई गुना ज़्यादा वर्तमान सरकार के रिजिम में हो रहा है, चाहे जैसा कि आपने कहा वो एस्टीमेट घोटाला हो, सृजन घोटाला हो या कोई घोटाला हो, कोई ऐसा काम है ही नहीं जो घोटाला से रहित रहा हो बिहार में ये सरकार के रिजिम में। लेकिन इस सरकार के मुखिया जो हैं वो व्यवस्था से मिले हुए हैं। भारत की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उससे बहुत दिन तक नीतीश जी अलग क्यों नहीं रह सके? जिस मोदी जी को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित करने के बाद नीतीश जी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लालू जी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, पुनः वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर सरकार क्यों नहीं बनाए? जिन्होंने विधानसभा में घोषणा किया था कि मिट जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, वो भाजपा में क्यों आ गए? और जिस समय नीतीश जी और लालू जी साथ थे, उस समय माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी के द्वारा जो वातावरण बनाया गया, लालू जी के पुत्रों के खिलाफ, पत्नी के खिलाफ, बेटी के खिलाफ, दामाद के खिलाफ एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया कि नीतीश कुमार अपने छवि की रक्षा के लिए और इन घोटालों से बचने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। लेकिन आज कहाँ गया? उन घोटालों की कोई चर्चा नहीं है जिन घोटालों को एक हवा, एक वातावरण लालू के परिवार के खिलाफ बनाया गया था। आज उस घोटाले की क्या स्थिति है, किसी को कुछ पता चल रहा है? कहाँ गया मिट्टी घोटाला? कहाँ गया माल घोटाला? कोई चर्चा नहीं है। तो नीतीश जी सत्ता के साथ हैं, मोदी जी सत्ताधारी दल के, केंद्रीय सत्ताधारी दल के सदस्य हैं, बड़े नेता हैं, इसलिए सृजन घोटाले में उनके परिवार का नाम आने के बावजूद भी उनसे न सवाल पूछा जा रहा है, न उन पर कार्रवाई की जा रही है। क्या ऐसा लगता है कि इतना पैसा, हजारों करोड़ रुपया बैंकों से, कोषागार से निकल करके एक व्यक्ति के खाता में जा रहा हो और राज सत्ता को इसको भनक नहीं हो? ये संभव नहीं है। इसलिए ये बचे हुए हैं लोग कि राज सत्ता से इनका तालमेल है। एक चीज बताएं कि जिस तरह से लालू जी, नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी, ये तीनों कहते हैं कि दलित पिछड़े के नेता हैं और उसी का उभार है, उसी का फ़ायदा इन्हें मिला। आज क्या वजह है कि एक तरफ तो लालू को गरीबों को मसीहा कहा जाता है, दूसरी तरफ लालू जेल में हैं, और जो व्यक्ति जिनको लालू ने न्याय दिलाने का काम किया, सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया, मुंह में आवाज़ डालने का काम किया, वो लोग भी, जो दलित पिछड़े को का एक बड़ा वर्ग है, जो नीतीश जी और रामविलास जी का दामन थाम लिया और लालू जी को छोड़ दिया। सामाजिक न्याय के संघर्ष के दौरान जो राजनैतिक भूख दलित और पिछड़ों में लालू जी ने पैदा किया, उस राजनीतिक भूख को भरने में लालू जी सफल नहीं हो पाया। राष्ट्रीय जनता दल एक खास टिकट एक खास जाति को ज़्यादा मिलने लगा, एक खास जाति दल के पदधारक ज़्यादा हो गए और उसके चलते अति पिछड़ा और दलित महादलित को सत्ता की हिस्सेदारी नहीं मिली। इसका फायदा उठा करके नीतीश जी ने पिछड़ों में पिछड़ा और अति पिछड़ा, दलित और महादलित का बंटवारा करके एक सेक्शन को सत्ता का जो उनकी भूख थी उस भूख को मिटाने का वायदा करके उनको झांसे में लेकर के अपने साथ चले गए। रह गया जहाँ तक सामाजिक न्याय की बात, तो आर्थिक न्याय के बगैर सामाजिक न्याय की लड़ाई अधूरी है। जब तक आर्थिक समानता नहीं आएगी तब तक सामाजिक न्याय का जो आंदोलन है वो भी टिकाऊ नहीं हो सकता है। जैसे लालू जी के द्वारा सामाजिक न्याय का शुरू किया गया आंदोलन आज इस स्थिति में पहुंच गया कि जिस लालू जी ने अपने शुरुआती दौर में भगवतिया देवी को लोकसभा में भेजा, जिस लालू जी ने ब्रह्मदेव आनंद पासवान को राज्यसभा में भेजा, सुरेश पासवान को मंत्री बनाया, गरीब गुरबों को राजनीति में लाया, आज वहीं लालू जी की पार्टी अमरिंदर धारी सिंह को और सुनील सिंह को विधान परिषद में टिकट देने के लिए मजबूर हो गई है।
तो सामाजिक न्याय के साथ साथ यदि आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ी गई रहती, यदि जो मूल लड़ाई किसी भी सामाजिक, लेकिन मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अमरिंदर धारी सिंह, सुनील सिंह को टिकट देने के लिए वो मजबूर हुए या भेजने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो नीतीश जी और रामविलास पासवान जी दलित, महादलित और पासवानों का मसीहा खुद को कहते हैं, ये लोग किस तरह से न्याय कर रहे हैं। आप देखिए कि पासवान जी या तो अपने परिवार के लोगों को टिकट देते हैं या फिर उन लोगों को जो मतलब पैसे वाले हैं और जो कहा जाता है कि स्वर्ण जाति से हैं और बहुत आगे हैं, जैसे सूरजभान सिंह के परिवार को टिकट मिलता है, किसी बड़े उद्योगपति को टिकट मिलता है। मुझे नहीं लगता कि जेडीयू भी दलितों और महादलितों को सही सम्मान दे पाती है। बीजेपी की तो बात ही छोड़ दीजिए। सामाजिक न्याय के परिधि में यदि किसी का विश्लेषण बिहार में होगा आज भी और भविष्य में भी, तो लालू प्रसाद का ही होगा। रामविलास पासवान और नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के प्रहरी हैं ही नहीं। बिहार में एकमात्र सामाजिक न्याय के प्रहरी लालू जी थे, हैं और रहेंगे। चूंकि मैं इनको सामाजिक न्याय का प्रहरी मानता ही नहीं हूं, इसलिए इनके विश्लेषण करने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता। आखिर क्या वजह है कि जो दलित पिछड़े लोग हैं, जो इनकी बातों पे पिछले इतने लंबे समय से 15 साल हो गए, 15 सालों से विश्वास कर रहे हैं, जिस रामविलास पासवान ने सिर्फ अपने और अपने परिवार का और लोगों का भरण पोषण किया, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जिनका पासवान के विकास से कोई लेना देना नहीं। जिस नीतीश जी ने दलित महादलित की बात तो की, लेकिन उनके उत्थान से कोई उनको मतलब नहीं, उनके उत्थान के लिए कुछ नहीं किया गया। उनके उत्थान के लिए अगर कुछ किया गया भी है तो ऐसे सिस्टम में व्यवस्था बनाए गए जिससे एक खास वर्ग को फ़ायदा हो। आखिर फिर क्या वजह है कि जो दलित पिछड़े लोग हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं इतने लंबे वक्त के बाद भी? बिहार जो सामंती प्रदेश था और अभी भी अर्ध सामंती परिवेश में गुजर रहा है, उसमें दलित और पिछड़े के ऊपर जो लगातार दमन, शोषण और अत्याचार हुआ, उससे उनकी जो मानसिक भावना आहत हुई, उसके बीच में उनके बीच से कोई बहुत बड़ा नेता उभर करके आया, जो बात तो उनकी करता है लेकिन फायदे अपने परिवार और अपना व्यक्तिगत रूप से भी करता है। लेकिन फिर भी उनके अंदर जो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो दूर हो रहा है, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो उनको प्राप्त हो रहा है, इसी भावना को भुना करके सामाजिक न्याय के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो क्षेत्रीय पूंजीवादी पार्टियां हैं वो राजनीति को करती हैं और उसी भावना का फायदा उठाने के कारण आम जो जिसको आप कहते हैं कि जो मतलब दलित महादलित हो या अति पिछड़ा हो, वो बिना कोई कल्याण किए बगैर इनकी बातों को इसलिए सुनता है क्योंकि उसके अंदर जो उनको दमन शोषण किया गया, उससे जो उनकी भावनाएं आहत हुई है, ये इससे इनकी भावनाएं सहलाई जाती है। मूल समस्या का समाधान तो यह है कि जब तक भूमि सुधार नहीं होगा, जब तक भूमि सुधार नहीं होगा, जब तक खेतिहर मजदूरों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर मजदूरी संबंधी कोई कानून नहीं बनेगा, जब तक सीलिंग से फाजिल ज़मीन जो है बड़े बड़े लोगों के पास, उस सीलिंग से फाजिल ज़मीन को लेकर के वितरित नहीं किया जाएगा, तब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई का कोई मायने ही नहीं है। और आज तक 15 साल में जो बिहार की सरकार राशन कार्ड सही ढंग से नहीं बना सकी, उस सरकार से हम क्या भरोसा रखें कि वो सरकार सीलिंग से फाजिल ज़मीन का वितरण कर देगी। वो आयोग तो बैठाती है, लेकिन उस आयोग के रिपोर्ट को जब जमींदारों जोतदारों का दबाव होता है तो उस आयोग के रिपोर्ट को कहते हैं लोग, कहाँ है आयोग, कहाँ है रिपोर्ट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दलित पिछड़े लोग हैं वो सिर्फ मतलब इस बात को समझते नहीं हैं कि उनके असली जो रहनुमा हैं, खास करके रामविलास पासवान और नीतीश जी से कहीं ना कहीं बेटर हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन इस चीज़ को वो समझ नहीं पाते हैं।
उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। रामविलास नीतीश जी से लालू जी सामाजिक न्याय के बेहतर योद्धा हैं, लेकिन वो भी इसलिए फेल कर गए कि उन्होंने भी जो मूल लड़ाई आर्थिक लड़ाई है, जिसका भी हमने जिक्र किया, भूमि वितरण का सवाल, रोजगार गारंटी का सवाल, जो गांवों में ग्रामीण क्षेत्रों में जो अर्धसामंती ताकतें हैं, जो सत्ता के केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं, उनके ताकत को तोड़े बगैर, भूमि वितरण कराए बगैर, खेतिहर मजदूरों के लिए मजदूरी के कानून बनाए बगैर सामाजिक न्याय का आंदोलन बहुत दिन तक टिकाऊ नहीं हो सकता है। लेकिन लालू जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को रामविलास जी और नीतीश जी की तुलना में ज़्यादा प्रतिबद्धता से लड़ा, ये हमारी मान्यता है। अब जब 15 साल बाद राज्य एक बार फिर चुनाव के मुहाने पे खड़ा है, चुनाव होने वाले हैं, क्या आपको ये महसूस होता है कि आने वाले चुनाव में जो इस राज्य के दलित पिछड़े हैं और ख़ास करके इस कोरोना काल में जिस तरह से मजदूरों के साथ सरकार ने व्यवहार किया, इसके बाद ये लोग एकजुट होंगे और इस चीज़ को समझेंगे? मजदूर निश्चित रूप से इस बात को समझेंगे कि ये जो उनके सामाजिक और आर्थिक लड़ाई को निश्चय रूप से यदि कोई लड़ने वाला बिहार में कोई ताकत है तो वामपंथी ताकत है। वहीं लोग इन तमाम सवालों को, चाहे भूमि सुधार का सवाल हो, चाहे खेतिहर मजदूरों के मजदूरी का सवाल हो, या गरीबों के, पिछड़ों को, महिलाओं को, मजदूरों को आत्मसम्मान बचाने का सवाल हो, इसकी लड़ाई को ये लोग मुद्दे के रूप में लड़ते हैं। और ये जो सोशल डेमोक्रेट हैं, उनके लिए एक राजनीतिक मुद्दा है और वोट बैंक बनाने का मुद्दा है। हम इस बात का जरूर उम्मीद रखते हैं कि इस चुनाव में यदि आम जनता तक जाने के लिए कोरोना सामान्य हो गया और आम जनता तक जाने के लिए हम सक्षम हुए, तो निश्चित रूप से जनता अपने सही प्रतिनिधि को चुनेगी, ये हमें भरोसा है। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इस जो चुनाव होने वाले हैं, जिस अगले 3 महीने के बाद जब चुनाव होंगे, क्या आपको लगता है कि बिहार में परिवर्तन होगा और बिहार में एक नया चेहरा सामने आएगा? बिहार में निश्चित परिवर्तन होगा, लेकिन अभी जो राज सत्ता मदान्ध है, जिसके पास करोड़ों अरबों को भारतीय जनता पार्टी के पास संपदा है, नीतीश जी 15 वर्षों से लगातार सत्ता में हैं और सत्ता के तमाम उपकरण उनको चुनाव जिताने में लगे हुए हैं। इस परिस्थिति में बिहार के जितने भी गैर भाजपा विरोधी दल हैं, उनको अपने अपने ईगो को छोड़कर, अपने अपने सीटों के लालच को छोड़कर मुद्दा आधारित संयुक्त संघर्ष विकसित यदि करेंगे तो निश्चित रूप से बिहार में एक नया चेहरा आएगा। यदि वे लोग संयुक्त संघर्ष के आधार पर संयुक्त गठबंधन नहीं बनाएंगे तो कैसा चेहरा आएगा, ये हम नहीं कह सकते। जी, रेड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। आपको समय देने के लिए हम अपने तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये थे बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह जी, जिनका कहना था कि बिहार में अगर कोई सामाजिक न्याय का योद्धा है तो वो लालू प्रसाद यादव हैं, लेकिन नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे नेता दलित पिछड़ों को गुमराह कर अपनी रोटी सेकने में कामयाब रहे। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, पटना।